press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Care. Welcome to the 8th chapter of 9th Maharashtra Board History. Name of the chapter is Industry and Trade. So in this chapter we will study about the development made by India in the fields of industry and trade. So इस चैप्टर में इंडस्ट्री और ट्रेड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो ब्रीफ में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, डिटेल वीडियोस इसके ऑलरेडी अपलोड किए हैं. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ रिवीजन देने वाला हूँ कि फास्ट में हम कैसे कवर कर सकते हैं पूरे चैप्टर को, ये मैं देखूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब क्या, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उसके बारे में हम बात करेंगे. इंडिपेंडेंस के पहले की बात नहीं होगी. ओके, सो आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1948. जैसे कोई भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए क्या होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप करना पड़ेगा. जितने इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, उतने ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगा, उतना ज़्यादा पैसा कंट्री में आएगा. तो इसको करने के लिए इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, एक कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1948 with the purpose of making available long term loans to industrial projects. तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है, अगर कोई फैक्ट्री चालू करना है, कुछ करना है तो पैसा लगता है. तो पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा लोन के तौर पे. Similarly, the Industrial Development Corporation was established in 1954 in order to bring about greater development in the industrial sector. अभी इंडिया में इंडस्ट्रीज कौन से देखो. पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. टेक्सटाइल मतलब क्या, जो क्लॉथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म्स 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. जितना भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसमें से 14% टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से आता है. तो टेक्सटाइल कमेटी एक्ट बना था 1963 में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जो उसके लिए एक लॉ बना था. ठीक है, टेक्सटाइल कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश. दिस कमेटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कि देखो कपड़े का क्वालिटी कैसे डिफाइन होगा, तो ये कमेटी बनाएगा, कमेटी डिसाइड करेगा. वो वैसे ही सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भी कपड़े बना के लोग बेच सकते हैं मार्केट में. दिस कमेटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर फॉर सेल इन इंटरनल मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट. देन सिल्क इंडस्ट्री. सिल्क किससे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है. दिस इंडस्ट्री फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. The research about the species of silkworm and mulberry leaves, mulberry trees मतलब silkworm क्या होता है, mulberry trees के ऊपर रहता है. तो mulberry trees और silkworm उसके बारे में रिसर्च करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक लैबोरेटरी बनाया था जिसका नाम है सेरिब्रोटिक रिसर्च लैबोरेटरी एट बेंगलुरु. दिस इंडस्ट्री इज़ प्राइमरली इन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर. तो वहाँ के सिल्क की साड़ियाँ या सिल्क के कपड़े बहुत फेमस है. तो वहाँ ये बेंगलुरु में बनाया था रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर. नाउ इट इज़ बिंग स्प्रेड इन स्टेट्स विथ प्रीडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन. जो ट्राइबल एरियाज़ में अभी ये जो सिल्क जनरेट करने का जो भी काम है ज़्यादा अभी बढ़ रहा है. जूट इंडस्ट्री. जूट मतलब क्या, गनी बैग जो बनता है, गोनी जिससे बनते हैं हम बनाते हैं. इंडिया इज़ टॉप रैंकिंग कंट्री इन जूट प्रोडक्शन. इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स. वी गेट क्लॉथ, सैक मतलब क्या, गनी बैग्स एंड रोब्स फ्रॉम जूट. देन अभी ये देखो, ये मेगा क्लस्टर मतलब क्या होता है, बेसिकली एक जगह जहाँ सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी. तो वहाँ क्या होगा, बहुत सारे लोग वहाँ के इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे. तो ऐसा जब भी बहुत सारे इंडस्ट्री होंगे तो एक क्लस्टर बनेगा इंडस्ट्रीज़ का. ठीक है, तो वहाँ लोन्स मिलेगा आपको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी होगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, रोड्स होंगे, सब कुछ होगा. तो ये क्लस्टर बनेगा. ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हमारे यहाँ है. ठीक है, तो यहाँ सूरत में अगर आप देखोगे, पहले मुंबई में भी था, अभी सूरत में है, वहाँ भी मेगा क्लस्टर बन गया है कि वहाँ आपको क्लॉथ के या टेक्सटाइल्स के बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ मिलते हैं. वैसे महाराष्ट्र में भिवंडी में भी है, मालेगांव में भी है. हैंड स्कल्पटिंग मतलब क्या, एक मूर्ति बनाना, तो हाथ से मूर्ति बनाना. दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट. लेबर इंटेंसिव मतलब क्या, हाथ से काम हो रहा है, तो लेबर मतलब क्या, लोग ज़्यादा लगेंगे. इंटेंसिव मतलब क्या, लोग ज़्यादा लगेंगे. स्कल्पचर्स गॉट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ क्राफ्ट टू एब्जॉर्ब मोर क्राफ्ट्समैन. स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मोर प्रॉफिट, प्रेफरेंस टू एक्सपोर्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बाहर अगर बेचते हैं तो वहाँ के पैसे से खरीदी होती है, डॉलर से खरीदेंगे लोग. तो डॉलर्स तो हमारी कंट्री में चलता नहीं है, तो हमारा रिजर्व बैंक क्या करेगा, डॉलर्स को सेव करेगा. तो उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. जब भी हमें कुछ खरीदना है आगे जाके तो हम डॉलर्स दे के खरीदेंगे. सेवरल सिटीज़ हैव मार्केट mechanism like Delhi Hut,
दिल्ली में क्या होता है, मार्केट बनता है, मार्केट होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आके अपना चीज़ें बेच सकते हैं और लोग आके खरीदते हैं, विच enables द क्राफ्टमैन फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज टू गेट अ मार्केट फॉर देयर वेयर्स। जो रूरल एरियाज में जो भी क्राफ्ट्समैन होते हैं वो वहाँ आके बेच सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, India is one of the major producers of vehicles. Vehicles are exported to 40 countries from India. The automobiles industry is example of is called as sunrise industry. For example, India's tractor industry is the biggest in the world. One third of the tractors manufacturing in the world are manufactured in India, produced in India. Tractors manufacturing in India are exported to Turkey, Malaysia and several countries in Africa. अफ्रीका में हमारे बहुत सारे व्हीकल्स एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ कुछ प्रोडक्शन होता नहीं, हमारे बाइक्स कार सब अफ्रीका में चलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब रोड्स बनाना है, ब्रिज बनाना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है तो सीमेंट की ज़रूरत होती है। दिस इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इन इंडिया। इंडिया इज़ करेंटली एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। देन लेदर इंडस्ट्री, आपको पता है लेदर्स के गुड्स बनते हैं, पर्स बनता है या जैकेट भी बनता है, बैग्स बनते हैं, तो सब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, बाहर एक्सपोर्ट होता है। देन सॉल्ट इंडस्ट्री, सॉल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट। तो सॉल्ट का भी इंडस्ट्री है, वहाँ सॉल्ट बनाया जाता है, जैसे हम हमारे घर में जो सॉल्ट वगैरह कंज्यूम करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया इज़ 200 लाख टन। द प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज 60 लाख टन। Bicycle industry, India is the leading producer of bicycle in the world. Bicycles are made in the states of Punjab and Tamil Nadu. The main center of bicycle is in Ludhiana. ठीक है, तो ये नाइजीरिया, युगांडा, मैक्सिको, केनिया, ब्राज़ील यहाँ सब एक्सपोर्ट होते हैं। देन खादी, खादी मतलब क्या, जो विलेज में जो भी क्राफ्ट्समैन है, जो भी लोग हैं, या खादी के जो कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, वो सब यहाँ होते हैं। बेसिकली ये क्लॉथ भी होता है, टेक्सटाइल भी होता है, और बाकी जो भी हैंडलूम्स है या जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सब खादी इंडस्ट्री में आता है। यहाँ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग विलेजेस में रहने वाले काम करते हैं, तो उनको अपना जो गुड्स है वो बेचने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, वहाँ कुछ स्टोर्स बना के देता है वहाँ के वो बेच सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ही ज़्यादा करके चलाता है, और ये सेल्फ रिलायंट है। इसे क्यों डेवलप कर रहे हैं, ताकि गाँव के लोग हैं वो कुछ ना कुछ बनाएं और वहाँ मार्केट में आके बेचे, तो वो सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या, सेल्फ सफिशिएंट बने और वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एग्रीकल्चर, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसिंग यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। दोनों तरीके से एग्रीकल्चर होता है इंडिया में। ट्रेडिशनल तरीके से भी एग्रीकल्चर होता है, मॉडर्न तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करके भी होता है। तो इंडिया में बुलक्स भी यूज़ होते हैं और वहाँ ट्रैक्टर्स भी यूज़ होते हैं, मशीन्स भी यूज़ होती है, सोइंग करने के लिए, प्लोविंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग करने के लिए। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर। मतलब इंडिया के अराउंड 50% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर प्रैक्टिस इन विलेजेस। 70% of India's society depends upon job related to agriculture and agriculture production. In this industry, the participation of women is equal to men. यहाँ वुमेन का भी बहुत पार्टिसिपेशन है, वुमेन भी काम करती है एग्रीकल्चर के रिलेटेड काम जो होते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। जैसे कि रेनफॉल होगा तो अलग टाइप के क्रॉप्स, रेनी सीजन में अलग टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, विंटर सीजन में अलग टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता होगा रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स सब पता होगा, ज्वार, व्हीट, राइस, बाजरा, पल्सेस, ये सब क्रॉप्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। एग्रीकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं और कुछ एक्सपोर्ट भी होती है। अभी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो जो फार्मर्स होता है उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट क्या करता है, लोन देता है उनको, लोन प्रोवाइड करता है, तो उनके जो बेसिक नीड्स है एग्रीकल्चर के वो फुलफिल कर सके और प्रोडक्शन ले सके। In order to encourage farming, loans are given to the farmers through rural banks and cooperative institutes. Study visits, agriculture outdoor trips and farmers get together are organized through the पंचायत समितिस। की स्टडी विजिट्स की फार्मर कहीं और एरिया में अगर अच्छा कोई फार्मिंग कर रहा है तो दूसरे एरिया के फार्मर्स वहाँ जाते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में, स्टडी विजिट्स उसे बोलते हैं। तो वहाँ के जो पंचायत समिति होती है रूरल एरियाज़ में, वो ऑर्गेनाइज करती है। कुछ फार्मर्स बाहर भी जाते हैं, हमारे इजराइल में भी जाके स्टडी करके आते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ दिया है फार्मिंग के रिलेटेड, फ्रूट प्लांट, पिस्सी कल्चर मतलब क्या, फ़िश का प्रोडक्शन करना, उसके बाद पोल्ट्री मतलब क्या, जो चिकन का बिजनेस करते हैं उसके रिलेटेड, कैटल एंड गोट रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, इसके बारे में सब गाइडेंस वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। इंडिया इज़ रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फार्मिंग टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरीगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग आर बीन यूज्ड इन फार्मिंग। ड्रिप इरीगेशन मतलब क्या, बहुत जहाँ पानी नहीं होता है तो वहाँ
ड्रिप इरिगेशन यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते उसमें, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी और बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो बहुत सारे फार्मिंग अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाए कि ताकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके। तो आपको ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में पता होगा। तो जब ये 4th 5 ईयर प्लान बना था तो उसका मेन फोकस क्या था, पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या कि जो मेडिसिन वाला इंडस्ट्री होता है, मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल, कलर, शुगर केन एक्सेट्रा, ये सब इंडस्ट्रीज़ का डेवलप करना ये 4th 5 ईयर प्लान का मेन मोटो था। According to the industrial licensing policy of 1970, all those factories acquiring a investment of more than 5 crore were to be treated as heavy industry। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर या उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो वो होंगे हैवी इंडस्ट्री। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंशिएट किया गया था। बिग इंडस्ट्रियल कंपनीज वेर अलाउड टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज दैट वेर नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अभी इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चालू कर दिया, पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, नए नए इंडस्ट्रीज़ बने तो क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ, जो लोगों को जॉब्स मिले, ठीक है। मिनरल वेल्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल आयरन और कोल प्लेज एन मेजर रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। वी हैव एडवोकेट सोर्स ऑफ मिनरल ऑयल। तो इंडिया के जो मिनरल्स का रिजर्व्स ज़्यादा करके झारखंड उस सब एरिया में है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट में जो भी रिसोर्सेज है जैसे मेडिसिनल प्लांट्स है, मैच बॉक्सेस बनते हैं, न्यूज़ प्रिंट है, सिल्क है, हनी है, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो जो चीज़ हमें लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, वो सब फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होना चाहिए। टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या करता है गवर्नमेंट, फॉरेस्ट कुछ एरिया को डिक्लेयर कर देता है कि ये फॉरेस्ट का ज़मीन है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। क्योंकि अगर हमने फॉरेस्ट कट करते रहे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। देन फिशरीज, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि इनलैंड फिशिंग भी होता है, मतलब पॉन्ड्स में, लेक्स में भी फिशिंग होता है और हमारा सी में भी फिशिंग होता है। तो दोनों टाइप की फिशिंग, और हमारे जो फिशेस है वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो रिवर कनाल्स में, पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं जिसको, और जो सलाइन वाटर में या सलाइन वाटर फिश क्या होता है जो सी में हमें मिलते हैं, ठीक है। टूरिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस। टूरिज्म में क्या होता है कि ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है कि लोग बाहर अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पैसा स्पेंड करते हैं, तो वहाँ कुछ लोगों को जॉब्स भी मिलते हैं। ये टूरिज्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ जो पिलग्रिमेज साइट्स है, सभी रिलीजन वाले पिलग्रिमेज साइट्स हैं, मुस्लिम्स के हैं, हिंदूज़ के हैं, वहाँ लोग जाके विजिट करते हैं। जो हमारे टूरिस्ट सेंटर्स है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स का एग्जांपल है त्रिवेणी संगम, हिंदूज़ के लिए बहुत होली है, वहाँ हिंदूज़ जाके प्रे करते हैं, इलाहाबाद में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। देन फोर्ट्स, केव्स एक्सेट्रा ऑल ओवर कंट्री। टूरिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर। तो ये इंडिया में बाहर से भी लोग आते हैं और इंडिया के अंदर के लोग ही इंडिया में घूमते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पैसा जनरेट होता है, जॉब जनरेट होते हैं। दिस द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड थ्रू टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये गवर्नमेंट का है और दूसरे प्राइवेट भी है। सेल्स ऑफ क्यूरियस एंड होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन टूरिस्ट प्लेसेस। तो जब भी हम टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से खरीदते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। अगर कोई रिलीजियस या पिलग्रिमेज साइट पे जाते हैं तो वहाँ भगवान के कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं। तो ये जो क्यूरियस है या फिर जो होटल वहाँ जहाँ रहते हैं तो उनका भी बिजनेस होता है। इन सम प्लेसेस देर आर गाइड्स जहाँ होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कि अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, उनको भी जॉब्स मिलते हैं, उनको भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होते रहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, जब भी हम किसी और कंट्री से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो दैट इज इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इज व्हेन वी आर सेलिंग देम, हम वहाँ कुछ सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट मतलब क्या, ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज रहे हैं। व्हेन प्लानिंग स्टार्टेड इन 1951, अभी किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि हम ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीदने से ज़्यादा बेच रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। When planning started in 1951, import of industrial goods and raw material required for production increase। जब भी हमने चाहे नए नए इंडस्ट्रीज चालू करना, नए नए इंडस्ट्रीज जब भी बनाया तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं थे, तो हम क्या करते थे, बाहर से रॉ मटेरियल्स लाते थे। इंडियाज इंपोर्ट्स इंक्लूडेड मशीन्स, आयरन, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन एक्सेट्रा।
इंडिया ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू एक्सपोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैंने बोला कि बाहर जब भी हम बेचते हैं तभी वहाँ हमें पैसे उनके करेंसी मिलता है, वहाँ का डॉलर मिलेगा, पाउंड मिलेगा, यूरो मिलेगा। तो ये सब पैसे क्या करेंगे, हम हमारे पास रखेंगे ताकि हमें जब भी खरीदना पड़ेगा तो हम ये पैसे दे सकते हैं। तो ये जो पैसा दूसरे कंट्री का रखा होता है उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, सो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज। इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्लूडेड टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी ये बाहर का हो गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, दो कंट्री के बीच में। वैसे इंडिया में भी ट्रेड होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। तो हमारे यहाँ भी पोर्ट्स है, जैसे मुंबई पोर्ट है, कोलकाता है, कोची, गुजरात में भी पोर्ट्स है, केरला में है, कोचीन मतलब केरला में है, चेन्नई में पोर्ट है। ये सब पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कंट्री में देखो, हम कोल ज़्यादा करके ट्रेन से भी ट्रांसपोर्ट होता है। कॉटन टेक्सटाइल, राइस, वीट, रॉ जूट, ये सब हमारे यहाँ ऑयल सीड्स होता है, शुगर होता है, ये सब हम एक्सपोर्ट नहीं करते, इंटरनली ट्रेड होता है इंडिया में। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द कंट्री इम्प्रूव्स। जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे वैसे लोगों को जॉब मिलेगा तो क्या होगा, उनके घर में नई नई चीज़ें आएंगी और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। Many opportunities for employment become available. On the whole, it helps in progress of country. In the next chapter, we will study about changing lives of Indians. कि इंडिया के लाइफ्स कैसे, इंडियंस के लाइफ्स कैसे चेंज हुए इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। I hope you have understood this chapter also, and if you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.